फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे थे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, जिसमें से अभी तक हमने 7 प्रिंसिपल्स कवर किए थे। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। फोर्थ वन इज कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सेवन्थ, रेम्यूनरेशन। यहाँ तक हमने कवर किए थे कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एक फेयर सैलरी प्रोवाइड करनी है और एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करनी है। देखिए, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। तो हम अब यही मान के चलते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है और काफ़ी ग्रो कर रही है। देखिए, ग्रो करने का मतलब होता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, हमारी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, और ब्रांचेस बढ़ने से अलग अलग शहरों में हमारी ब्रांचेस खुल रही हैं। तो अब है क्या कि लेकिन ब्रांचेस अलग अलग होती हैं, लेकिन हेड ऑफिस एक ही होता है, और जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो हेड ऑफिस में काम करते हैं, और जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो काम करते हैं ब्रांचेस पे। अब डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे अगर होती है तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अगर डिसीजन लेने की सारी पावर होती है तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन होगा क्या कि अगर सारी पावर को सेंट्रलाइज करके रखेंगे, यानी कि सारी पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होगी, तो जो ब्रांचेस के जो मैनेजर हैं, अगर उन्हें कुछ भी काम करना है तो उन्हें परमिशन लेने के लिए आना पड़ेगा किसके पास? टॉप लेवल, यानी कि अपने हेड ऑफिस में। उससे जो है टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, वर्क अनसिस्टमेटिक ज़्यादा होगा। तो टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं कि अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने लोअर लेवल पे, यानी कि मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन जब पावर का करते हैं नीचे की तरफ, नीचे वाले मैनेजर्स के, तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फ्योल क्या कहते हैं इस बारे में? फ्योल ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारी पावर ही आपके पास हो, सारी ही टॉप लेवल मैनेजर्स के पास सारी पावर हो, और ऐसा ही ना हो कि सारी पावर्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसका मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, क्रूशियल डिसीजंस जो होते हैं, उसकी पावर सेंट्रलाइज टॉप लेवल मैनेजर्स अपने पास रखें और बाकी की पावर्स को डिस्पर्स कर दें, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो फ्योल ने इसमें ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन हो, ना ही ऐसा हो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन हो। तो ये 8th प्रिंसिपल है जो फ्योल ने डेवलप किया था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, अब जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, और एक दूसरे के पास मैनेजर्स को बात करनी होती है, इन्फॉर्मेशंस ट्रांसफ़र करनी होती हैं। तो इन्फॉर्मेशंस के लिए फ्योल ने क्या बताया? फ्योल ने बताया कि आप देखिए, सपोज एक हेड मैनेजर है यहाँ ए, और उसकी 2 ब्रांचेस काम कर रही हैं, जिसके अंदर कुछ लाइन ऑफ अथॉरिटी इस तरीके से है कि ए के नीचे बी है, और बी के नीचे सी, सी के नीचे डी, डी के नीचे ई, फिर सबसे लोअर जो है जी है मैनेजर। और ए की जो दूसरी ब्रांच है उसके अंदर जो सबसे लोअर मैनेजर है वो क्यू है ना। इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर चैन ऑफ सुपीरियर, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। इसमें सुपीरियर कौन है? ए, और लोएस्ट कौन है? जी एंड क्यू। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो अब फ्योल ने इन इंफॉर्मेशंस के लिए क्या कहा कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशंस का ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए तो वो इस चैन को के थ्रू होना चाहिए। मतलब अगर ए को कोई इन्फॉर्मेशन जी तक पहुंचानी है, कोई ऑर्डर देना है जी को, तो ए पहले बी को बोलेगा, फिर बी सी को, सी डी को, ई को, और फिर ई एफ को, और एफ बोलेगा जी को। इसी तरीके से अगर ए को क्यू तक पहुंचानी है तो एल एम एन ओ पी के थ्रू ही वो ऑर्डर ए क्यू तक पहुंचना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनवर्स अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर जाना चाहते हैं आप सुपीरियर के पास, तो वो भी इसी चैन के थ्रू फॉलो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन, कि जो ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है इसे फॉलो करें, इसे बोलते हैं स्केलर चैन, उससे क्या होगा? कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स के पास होंगे। ठीक है? और
फ्योल ने ये भी बताया कि अगर कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कोई बात करना चाहती है तो डायरेक्टली इमरजेंसी के केस में कर सकती है, उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर एफ और पी डायरेक्टली बात करते हैं तो उसे बोला जाता है गैंग प्लैंक। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब है क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं 8th प्रिंसिपल से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो चुकी है। तो पहले हमने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा कि जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है उनके लिए स्केलर चेन। अब क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा होंगे, इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा होंगे, मशीन्स भी ज़्यादा होंगी, मटेरियल भी ज़्यादा होंगी। और अगर उन सब का एक सिस्टमेटिक प्लेस नहीं होगा, चाहे वो पर्सन हो चाहे मटेरियल हो, तो उन सब चीज़ों को ढूंढने में समय वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होने की वजह से काम जो है सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगा। इसलिए एक प्रिंसिपल बना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखिए ऑर्डर का मतलब यहाँ आदेश देना नहीं है, ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे सीक्वेंस, सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ें रखा होना। जैसे कि आप अपने स्कूल में देखते हैं कि हर चीज़ सिस्टमेटिकली रखी है, जहाँ चौक का एक अलग बॉक्स है, जो अटेंडेंस रजिस्टर हैं वो अपनी एक प्लेस में होने चाहिए, बुक्स जो हैं लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए, सब चीज़ का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है ना। आप किसी एक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आपने एक दवाई का नाम लिया, वो दवाई को ढूंढते नहीं है, उन्हें डायरेक्ट पता होता है कि वो दवाई कहाँ रखी होती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ का एक प्लेस बनाया हुआ है, चाहे वो प्लेस मैन का हो चाहे मटेरियल का हो। जितने भी मैनेजर्स हैं उन सब का अपना एक फ़िक्स प्लेस, अपना एक फ़िक्स कैबिन, एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे हम उन्हें मिल सकते हैं। साथ के साथ मटेरियल का भी, कोई इक्विपमेंट्स है, कोई मशीन है, कोई औजार है, उसके लिए भी एक अलग स्पेस होना चाहिए। स्पेस उसका पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जिससे कि अगर हम ढूंढना हो तो हम टाइम वेस्ट ना करें और डायरेक्टली वहाँ पे जाके बात कर सकें। ठीक है, तो 10th प्रिंसिपल फ्योल ने जो डेवलप किया अपनी ऑब्जर्वेशन से, वो किया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक जगह होनी चाहिए, है ना। इट मीन्स orderly arrangement of man and material. There must be fixed place for everything and everyone in the organization so that no time and energy is wasted. जिससे कि टाइम भी वेस्ट ना हो और एनर्जी भी वेस्ट ना हो। देखिए अब क्या है, अब हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद करने के लिए जोड़ दिया गया। सपोज हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के कैबिन के बराबर में ही एक क्लर्क बैठता है। अब हम ये सोचने लगे कि वो क्लर्क उस मैनेजर का ज़्यादा खास हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मैनेजर के लिए सब बराबर होने चाहिए, जिन उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट, इक्वलिटीज, समान भाव से उनको ट्रीटमेंट देना है सभी को। ऐसा नहीं है आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी भी बेस पे, ना ही कास्ट के बेस पे, ना ही रिलीजन के बेस पे, ना ही जेंडर के बेस पे, ना ही इन्फीरियरिटी के बेस पे। किसी भी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो डिससेटिस्फाइज हो जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे और वो अपने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको एज अ मैनेजर टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हुए हैं जो कि टॉप में लेवल मैनेजमेंट फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी कि इक्विटी फॉलो करना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के अंदर। देखिए मान लिया आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा चल रहा है, लेकिन पता चला कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा था वो वहाँ से छोड़ के चला गया या वहाँ से हट गया या आपने हटा दिया। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ रखते हैं तो उस पर बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको करने होते हैं, काम सिखाना होता है, ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च करते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और पता चलती है कि कुछ समय बाद वो जो एम्प्लॉयज़ है वो छोड़ कर चला जाता है। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाए। तो सबसे पहले मैनेजर को ये ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड स्टेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो काम करें। स्टेबिलिटी मतलब फिक्स होना चाहिए, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, और पर्सनल मीन्स एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र एंड टर्मिनेशन, ना ही ट्रांसफ़र होने चाहिए ना टर्मिनेशन होना चाहिए। साथ के साथ एम्प्लॉयज़ को
जॉब सिक्योरिटी फील होनी चाहिए। अगर वो अपनी जॉब में इनसिक्योरिटी फील करेंगे तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब आगे जोड़ते हैं इस प्रिंसिपल को। देखिए, मान लिया आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जब लंबे समय से एक ही काम को बार बार करते जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ बोर हो जाते हैं। तो उसके लिए मैनेजर को क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वे बोर ना हो और नया नया सोचें। नया सोचने से उनके माइंड में जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आएँ वो आकर मैनेजर से शेयर करें, और मैनेजर्स को भी उन आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आइडियाज़ अच्छे हैं तो उसे अपने प्लान में इम्प्लीमेंट करें, और अगर आइडिया अच्छे नहीं भी हैं तो डिस्करेज ना करें एम्प्लॉयज़ को। उनसे ये कहे कि कोई बात नहीं, ये जो भी था बहुत अच्छा है और आगे आप और अच्छा सोचिए। तो इनिशिएटिव का मतलब यही है कि मैनेजर्स एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे एम्प्लॉयज़ नई नई चीज़ें सोच पाएँ, उनकी क्रिएटिविटी बढ़े। तो इट मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। Opportunity must be given to employees to take some initiative in making plans. Clear? अब हम लास्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, विच इज़ एस्प्रिट डी कॉर्प्स। देखिए, ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है एस्प्रिट ऑफ कॉपरेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि हमने देखा प्रीवियस प्रिंसिपल के अंदर, कि एम्प्लॉयज़ अपने नए नए प्लान लाएंगे, और अगर सपोज किसी एम्प्लॉय का प्लान एक्सेप्ट हो जाता है तो कोई एम्प्लॉय ये ना सोचे कि मैं हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कोई भी एक अकेला पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर सकता। सभी के कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो मैनेजर जब भी अपने एम्प्लॉय से बात करे तो वो ये ना कहे कि मैं कर रहा हूँ, वो कहे कि हम सब मिलके कर रहे हैं। तो एस्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब है एस्प्रिट ऑफ कॉपरेशन, यानी कि टीम स्पिरिट की भावना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप गोल हैं वो अचीव हो सकें। यहाँ पे ये फ्योल के प्रिंसिपल ख़त्म हो जाते हैं। आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।